नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया एक मजेदार उपन्यास 1 करोड़ का जूता पार्ट 5। जहां ट्रक वाले ने उन्हें उतारा, वहां के इकलौते डाकखाने से लाइटनिंग ट्रंक कॉल भी 1 घंटे में लगी। कुछ क्षण बाद ट्रंक ऑपरेटर ने बताया कि उनकी पार्टी उस नंबर पर उपलब्ध नहीं थी। मोती ने होटल के मैनेजर से बात करने की इच्छा व्यक्त की। मैनेजर इतना ही बता पाया कि चक्की अपने कमरे में नहीं था। वह कहाँ गया था यह उसे नहीं मालूम था। होटल से चेकआउट करके वह नहीं गया था। उसका सामान उसके कमरे में पड़ा था। मोती ने फोन रख दिया और फोन का नतीजा उसने सुजाता को बताया। अजीब बात है, वह बोली। यूं अकेले तो चक्रवर्ती साहब कभी कहीं नहीं जाते। उन्हें होना तो अपने कमरे में ही चाहिए। कमरे में नहीं है वो। वह तोताराम इतनी जल्दी दिल्ली पहुंच गया होगा? नहीं पहुंच सकता। तो फिर एक बात है। क्या? दिल्ली पहुंचने की जगह हमारी तरह वो भी दिल्ली किसी को फोन कर सकता है और किसी को चक्की का पता बताकर उसे उसके पीछे लगा सकता है। क्यों? सुजाता ने बड़ी संजीदगी से सहमति में सिर हिलाया। और इस डाकखाने के अलावा और कहां से फोन किया होगा उसने? और कहां उसे ट्रंक कॉल की सुविधा प्राप्त होगी? बात तो तुम ठीक कह रहे हो। जिस क्लर्क ने मोती की ट्रंक कॉल बुक की थी, मोती ने उसे बाहर बुलाया। वह उसे डाकखाने से परे सड़क पर ले गया। उसने एक 50 का नोट जबरन उसकी मुट्ठी में ठूसा और फिर बोला, हमारे यहाँ आने से पहले आज किसी और ने भी दिल्ली के लिए ट्रंक कॉल बुक कराई थी? कराई थी, क्लर्क बोला। उसकी बात हुई थी अपनी पार्टी से? हुई थी। क्या बात हुई थी? मैंने बातचीत नहीं सुनी थी। मेरी उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं थी। ओह, लेकिन मैंने एक बात नोट की थी। क्या? वह जिससे भी बात कर रहा था बहुत अदब से बात कर रहा था और फोन पर उसे झाड़ पड़ रही थी। उसकी सूरत बता रही थी कि कोई उसे फोन पर डांट फटकार रहा था। जरूर वह अपने बॉस से बात कर रहा था। आई सी। तुम्हें दिल्ली का वह नंबर याद है जिस पर उसने बात की थी? क्लर्क ने सहमति में सिर हिलाया और उसे एक नंबर बताया। और उस आदमी का हुलिया? क्लर्क ने हुलिया बयान किया। वह सरासर तोताराम का हुलिया था। बेशुमार दुश्वारियों के बाद अगले दिन आधी रात को चक्की से बात कर पाने में नाकामयाब होने के बाद उसने फोन पर पहले भट्टाचार्य से, फिर इंस्पेक्टर चौधरी से और फिर तम्हाणे से, जिसका दिल्ली का पता उसे मालूम था, बात की थी। तम्हाणे से उसने शहर से बाहर हाईवे पर ही मुलाकात निर्धारित की थी। तम्हाणे निर्धारित स्थान पर मोती को मिला। मोती ने उसे समझाया कि उसने सुजाता और रानी की हिफाजत की जिम्मेदारी लेनी थी और उन्हें मेरठ ले जाकर चुपचाप अपने फार्म में छुपाकर रखना था। मुझे कोई एतराज नहीं, तम्हाणे बोला, लेकिन रानी मेरे पास रहने को तैयार नहीं होने वाली। मेरे कहने पर हो जाएगी। फिर क्या बात है? अभी वह रेड रोज में ही होगी। तुम्हारे वहां पहुंचने से पहले मैं उसे फोन करके सब कुछ समझा दूंगा। वह इनकार नहीं करेगी तुम्हारे साथ जाने से। गुड। लेकिन एक बात सोच लो, इन लड़कियों को पनाह देने के चक्कर में तुम किसी मुसीबत में पड़ सकते हो। मुझे परवाह नहीं। अच्छी तरह से सोच लो। कहा ना, मुझे परवाह नहीं। बरखुरदार, मैंने तुम्हारे बाप का नमक खाया है, जिसका हक मैं कभी अदा नहीं कर सका। तुम्हारे किसी काम आकर मैं समझूंगा कि बाप के नमक का हक मैंने बेटे को अदा किया। शुक्रिया। तुम्हारे सिर पर पट्टी क्यों बंधी हुई है? इसकी कहानी सुनाने का वक्त नहीं। तुम सुजाता को लेकर जाओ। रानी कौन है? सुजाता ने पूछा। मेरी एक पुरानी परिचित है। तुम पसंद करोगी उसे। मुझे कब तक चुप कर रहना होगा? कभी तक भी नहीं। तुम जब चाहो वहां से कहीं भी जाने को आजाद हो। चाहो तो कभी ही मत जाओ। मेरा यह मतलब नहीं था। मेरा मतलब था, यह झमेला कब तक निपटने की उम्मीद है? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन तुम्हारी भलाई इसी में है कि जब तक यह झमेला न निपटे तुम चुप ही रहो। ठीक है। मोती के खामोश होने के बाद कितनी ही देर तक इंस्पेक्टर चौधरी अपनी मेज ठकठकाता बड़ी विचारपूर्ण मुद्रा बनाए खामोश बैठा रहा। बड़ी अनोखी कहानी सुना रहे हो बेटा, अंत में वह बोला। लेकिन सच्ची? मोती बोला। बीकानेर में या जैसलमेर में या सज्जनगढ़ में या कहीं भी तुमने उस आदमी के खिलाफ कहीं यह रिपोर्ट लिखाई थी कि उसने तुम पर घातक हमला किया था
और तुम्हारे साथ की सुजाता नाम की लड़की को वह जिंदा जला देने का इरादा रखता था? नहीं, इस बात का क्या सबूत है कि जो कुछ तुम कहते हो वो वाकई हुआ था? मोती ने अपने फटे सिर की तरफ इशारा किया। यह कोई सबूत नहीं। सिर तुमने कहीं भी कैसे भी फोड़ लिया हो सकता है। मैंने उसकी रिवॉल्वर तुम्हें दी है। क्या पता किसकी है वो रिवॉल्वर? दिल्ली में रजिस्टर्ड है नहीं वो, राजस्थान में, और शायद सारे हिंदुस्तान में उसका रजिस्ट्रेशन चेक करने में महीना लगेगा। मोती खामोश रहा। तुम्हारी कहानी की तस्दीक सिर्फ वो लड़की कर सकती है जो कि तुम्हारे साथ थी, लेकिन उसे तुम पेश नहीं करना चाहते। उसकी जान को खतरा है। पुलिस उसकी हिफाजत कर सकती है, जेल में रखकर शायद कर सके, और किसी तरीके से नहीं कर सकती। तुम पुलिस को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। मोती ने उत्तर न दिया। हम उस लड़की का पता तुमसे जबरन भी कुबलवा सकते हैं। वो किस लिए? आपकी निगाह में जब कोई अपराध ही नहीं हुआ तो फिर लड़की की क्या जरूरत है आपको? इंस्पेक्टर कसमसाया। वह कुछ क्षण अपलक मोती को देखता रहा और फिर सख्ती से बोला, पुलिस के साथ लुका छिपी का खेल अच्छा नहीं होता बेटा। मैंने क्या लुका छिपी की है? कर ही रहे हो उस शख्स को जिसका नाम तुमने तोताराम रखा हुआ है। तुमने बचपन में अपनी डैडी के साथ देखा था। यह बात तुम हमें आज 17 साल बाद बता रहे हो। तब मैं बच्चा था। तब मेरे डैडी ने मुझे अपनी जुबान खोलने के लिए मना किया था और उनका कहना मानना मेरा फर्ज था। फिर अभी भी क्यों बता रहे हो? इसलिए क्योंकि अब तुम्हारी जान पर बनाई है। हाँ, इंस्पेक्टर हड़बड़ाया। उसे मोती से ऐसे स्पष्ट उत्तर की आशा नहीं थी। देखो, वह बोला, उस आदमी के खिलाफ हमारे पास कुछ नहीं है। अब भी नहीं है, तुम्हारे बचपन में भी नहीं था। तब तुमने हमें उस आदमी की बाबत नहीं बताया था, लेकिन बता भी देते तो क्या फर्क पड़ता था? क्या किया था उसने 17 साल पहले? वह सिर्फ हवेली में आया था और तुम्हारे बाप के साथ एक कार में सवार होकर वहां से चला गया था। इससे क्या साबित होता है उसके खिलाफ? कुछ भी नहीं। मेरा बाप 17 साल से गायब है। कबूल। लेकिन इस बात का क्या सबूत है कि उसका कत्ल हो चुका है? हो चुका है तो इस बात का क्या सबूत है कि वह कत्ल तोताराम ने किया था? फिर अगर आंवत रमानी का कत्ल हो चुका है तो उसके नाम से हर साल 2000 रुपए का मनी ऑर्डर तुम्हें कौन भेजता है? यह भी मत भूलो कि मनी ऑर्डर फॉर्म पर दस्तखत हमेशा तुम्हारे बाप के ही होते हैं। दस्तखत फोर्ज किए जा सकते हैं। फिर भी किसी को क्या जरूरत पड़ी है तुम्हें 2000 रुपए का सालाना मनी ऑर्डर भेजते रहने की? राजस्थान में हमारे पर हमले के थोड़ी ही देर बाद दिल्ली में चक्की के गायब हो जाने की तुम्हारी निगाह में कोई अहमियत नहीं। वह अपने होटल के कमरे में नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह किसी क्राइम का शिकार हो गया है। उसके कमरे में हमें कोई ऐसे आसार नहीं दिखाई दिए जिससे लगे कि वहां कोई अपराध हुआ है। वहां कैसी भी छीना झपटी या उठा पटक के आसार नहीं। कहीं कोई तोड़फोड़ नहीं, कहीं कोई खून के धब्बे नहीं, कोई चीज चोरी नहीं। उसका सारा सामान अभी भी वहां मौजूद है। आसपास के कमरे वालों ने कोई तकरार या जोर जबरदस्ती की आवाजें नहीं सुनी। उसकी व्हीलचेयर उसके कमरे में नहीं है। इससे भी यही लगता है कि वह जहां भी गया है अपनी मर्जी से गया है। सच पूछो तो इस बात का हमारे पास एक गवाह भी है। गवाह? हाँ, गवाह। वह गवाह वो शख्स है जो होटल में चक्की के बगल के कमरे में ठहरा हुआ है। वह कहता है कि उसने चक्की को पार्किंग में खड़ी एक कार की अगली सीट पर बैठे बड़े इत्मीनान से सिगरेट के कश लगाते देखा था। उसने देखा था कि उस वक्त कोई दूसरा शख्स उसकी व्हील चेयर को कार की डिक्की में रख रहा था। तुम इस सीन की कल्पना करो और फिर बताओ कि कौन सी बात से लगता है कि चक्की का अगवा हुआ है या वह किसी जोर जबरदस्ती का शिकार हुआ है। उसे किसी प्रकार पहला फुसला दिया गया होगा। यह क्यों नहीं कहते हो? मौजूदा अभियान एकाएक उसे बेमानी लगने लगा होगा और वह तुम्हें और सुजाता को राजस्थान भेजकर उस रकम के साथ जो उसने तुमसे और तुम्हारी आंटी से ऐंठी थी खिसक गया होगा। आखिर उसने कुछ पाया ही, खोया तो नहीं। वह अपना सामान क्यों पीछे छोड़ गया? सामान में है ही क्या? कुछ कपड़े ही तो हैं। सारा सामान कुल मिलाकर 2000 रुपए का नहीं होगा। उसे पीछे छोड़कर एक तो वह होटल का बिल देने से बच गया,
ऊपर से तुम्हें यह चकमा दे गया कि वह किसी फाउल प्ले का शिकार हो गया है। वह और थोड़ी देर गायब रहेगा तो तुम उससे भी अपने डैडी जैसे किसी अंजाम की कल्पना कर लोगे और अपनी 1 लाख रुपए की रकम का गम खाकर बैठ जाओगे। कहने का मतलब यह हुआ इंस्पेक्टर साहब कि मौजूदा केस में आपके करने लायक कुछ नहीं। मोती उठ खड़ा हुआ। आपसे किसी तरह की मदद की उम्मीद करना बेकार है। बैठ जाओ, इंस्पेक्टर बोला। लेकिन बैठो, इंस्पेक्टर सख्ती से बोला। मोती वापस कुर्सी पर बैठ गया। देखो, इंस्पेक्टर उसे समझाता हुआ बोला, पुलिस पर यह इल्जाम गलत होगा कि वह अपनी जिम्मेदारी नहीं समझती या उसे निभाना नहीं चाहती। हर जो बात हमें बताई जाती है उस पर शक करना, उसमें नुक्स निकालना हमारा फर्ज है, हमारी आदत है। मैं नहीं कहता कि जो कहानी तुम सुना रहे हो वह झूठी है। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि मुकम्मल कहानी तुम हमें अभी भी नहीं सुना रहे हो। क्या नहीं सुनाया मैंने? मसलन तुमने अपने बाप की लाश की तलाश के पीछे जो असल वजह है वह मुझे नहीं बताई है। मेरा इंश्योरेंस क्लेम? नॉनसेंस। वह क्लेम तुम कब का सेटल कर चुके हो। लाश बरामद हो भी जाए तो भी तुम्हें अपने बाप की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का एक काला पैसा नहीं मिल सकता। ऐसी कोई पॉलिसी आज की तारीख में तुम्हारे नाम है ही नहीं। जो थी उसे तुम बीमा कंपनी को लौटाकर उसका सेटलमेंट कर चुके हो। वह केस दोबारा खुलवाया जा सकता है। यह बहाना है। यह जवाब उस सही जवाब का पर्दा है जिसे तुम छुपा कर रखना चाहते हो। मैं फिर कहता हूँ कि जो कुछ तुमने हमें बताया है वह सब हो सकता है, लेकिन वह मुकम्मल सच नहीं। हमने उदयपुर में पूछताछ करवाई है। वहाँ सूदखोर महाजन के तौर पर अग्रवाल को हर कोई जानता है। वहाँ की पुलिस ने इस बात की भी तस्दीक की है कि अग्रवाल की बहन ने उसकी कोई डायरी एक ऐसे बुजुर्गवार को बेची थी जो कि छड़ी टेक कर भी बड़ी मुश्किल से चल पाता था। यानी कि उस डायरी की तलाश तुम्हारे तोताराम को हो सकती है। यानी कि तुम्हारी जान पर फिर हमला हो सकता है। यह बात आप मानते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। फिर भी कुछ करना नहीं चाहते? क्यों नहीं करना चाहते? हम तुम्हारे तोताराम को तलाश करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं सिर्फ यह कहना चाहता था कि उसको तलाश कर चुकने के बावजूद उसके खिलाफ कुछ साबित करना मुश्किल होगा। मेरी शिनाख्त के बावजूद? वह आदमी कभी तुम्हारे बाप को साथ ले गया था। इस बाबत तुम्हारी शिनाख्त बेमानी है। उसने तुम पर हमला किया था, तुम्हें और उस लड़की को मार डालने की कोशिश की थी। इस बाबत भी तुम्हारी शिनाख्त तभी किसी काम आ सकती है जबकि जहां यह वाकया हुआ था वहां की पुलिस के पास इस बाबत तुम्हारी रिपोर्ट दर्ज हो। वह रिपोर्ट मैं अब दर्ज करा सकता हूँ? करा सकते हो। ठीक है, मैं कराऊंगा। मैं वापस वहां चला जाऊंगा। गुड। अब एक बात और, इस तोताराम का जुबानी बयान किया हुलिया सैकड़ों आदमियों पर फिट बैठ सकता है। उसके हुलिये को पिन पॉइंट करने के लिए तुम्हें हमारे पुलिस आर्टिस्ट की मदद करनी होगी। कल सुबह तुम फिर यहाँ आ जाना। मैं आर्टिस्ट को बुला कर रखूंगा। वह तुम्हारे बयान के मुताबिक तोताराम की तस्वीर बनाएगा। फिर उस तस्वीर की प्रतिलिपियां हम सारे भारत के पुलिस विभागों को भेज देंगे। इस प्रकार तोताराम की बड़ी व्यापक तलाश शुरू करवाई जा सकती है। आखिर कोई तो पहचानेगा उसे उसकी तस्वीर से। वेरी गुड। अब तुम चाहो तो दिल्ली में हम तुम्हारे लिए एक पुलिस गार्ड का इंतजाम कर सकते हैं। नहीं, मोती ने इनकार में सिर हिलाया। जरूरत नहीं, मैं अपनी हिफाजत खुद कर लूंगा। सोच लो। सोच लिया। ओके देन। यह नहीं मालूम हुआ कि जिस आदमी की कार में चक्की बैठा देखा गया था वो कौन था? नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से वह चक्की का कोई दोस्त ही होगा जिसे उसने उसे वहां लिवा ले चलने के लिए बुलाया होगा। जैसे 17 साल पहले मेरे डैडी का कोई दोस्त दिवाली की रात को उन्हें लिवा ले चलने के लिए आया था। हाँ, इस बात में कोई शक नहीं कि दोनों की रवानगी का तरीका एक ही है। मैं फिर कहता हूँ कि कतई जरूरी नहीं कि तोताराम ने तुम्हारे बाप का कत्ल किया हो। दिवाली की रात को वह सिर्फ तुम्हारे बाप के साथ देखा गया था और शायद उसने तुम्हारे बाप के फरार होने में उसकी मदद की थी। अगर सिर्फ इतनी ही बात है तो उसने मेरा कत्ल करने की कोशिश क्यों की? क्योंकि तुम उसका नाम जानने की खातिर उसके पीछे पड़े हुए थे। बेटा,
एक शख्स और भी है जिसे तुम्हारे से ज्यादा, पुलिस से भी ज्यादा तुम्हारे तोताराम की तलाश हो सकती है। कौन? सकलानी? बिल्कुल। तोताराम को भी मालूम होगा कि अगर सकलानी को उसकी खबर लग गई तो उसकी मौत लाजमी होगी। वह उसे बुरी तरह से टॉर्चर करके उससे यह बात कबुलवाने की कोशिश करेगा कि 17 साल पहले उसके 30 लाख रुपए के कर्जाई आवत रमानी को वह कहां ले गया था। मोती ने सहमति में सिर हिलाया। इंस्पेक्टर की वह बात उसे जची थी। मोती अपने ऑफिस पहुंचा। वहां उसने प्रेस रिपोर्टरों का जमघट लगा पाया। मोती ने बड़े सब्र के साथ उनके हर सवाल का जवाब दिया। हाँ, यह सच है कि बचपन में उसने इंस्पेक्टर चौधरी से झूठ बोला था। उसने उसे उस आदमी की बाबत नहीं बताया था जो दिवाली की रात को उसके डैडी को अपने साथ ले गया था, और 2 दिन पहले जिसने बीकानेर के पास उसका कत्ल करने की कोशिश की थी। नहीं, उसे नहीं मालूम था कि शरदेंदु चक्रवर्ती कहाँ चला गया था। बीमा पॉलिसी, उस बारे में अभी कुछ कह पाना संभव नहीं था। बड़ी कठिनाई से उसने रिपोर्टरों को वहां से विदा किया। वह भीतर अपनी टेबल पर जाकर बैठा ही था कि फोन की घंटी बज उठी। भट्टाचार्य का फोन था। कोतवाल साहब तुमसे मिलना चाहते हैं, वह बोला। कब? मोती ने पूछा। अभी। कहाँ? इलेक्ट्रा में, अपने ऑफिस में। वहां मेरा आना ठीक होगा? शायद तुमने आज का अखबार नहीं देखा। नहीं देखा? क्यों, क्या है उसमें? आज के अखबार में उस दौलत की बाबत छपा है जो फरार होते वक्त तुम्हारी डैडी के पास थी। इन हालात में अगर इलेक्ट्रा वाले तुमसे बात नहीं करेंगे तो लोग ज्यादा शक करेंगे, इसलिए तुमने सरेआम वहां पहुंचना है। ठीक है, मैं आता हूं। तुम्हारी इंस्पेक्टर चौधरी से कोई बात हुई है? हुई है, हर बात हुई है। क्यों? उसने तुम्हें उस आदमी के बारे में बताया है जो चक्की को उसके होटल से निकालकर अपने साथ ले गया था? बताया है। पुलिस उस शख्स में कोई खास दिलचस्पी नहीं रखती, लेकिन मेरे ख्याल से तुम्हें उसकी तलाश करवानी चाहिए। चक्की कहता था कि वह कभी किसी अनजाने आदमी को दरवाजा नहीं खोलता था। उसने उस शख्स के लिए अपने होटल के कमरे का दरवाजा खोला था। यही बात यह साबित करने के लिए काफी है कि वह उस शख्स को जानता पहचानता था। भट्टाचार्य साहब, वही शख्स सारे रहस्य की कुंजी हो सकता है। वही तोताराम का बॉस भी हो सकता है, जिसे कि उसने राजस्थान से फोन करके चक्की के बारे में बताया था। मैं उस आदमी की तलाश करवाऊंगा, तुम यहां तो पहुंचो। ओके। संबंध विच्छेद हो गया। मोती ने भी रिसीवर रख दिया। उसने अपने सामने पड़ी मैसेज स्लिप उठाई। वे कई थी। उनसे उसे मालूम हुआ कि उसकी गैर हाजिरी में राज बुंदेला, अंकल ग्रेगरी, थॉमस और आंटी सोफिया ने उसे फोन किए थे। आंटी सोफिया का वहां 6 बार फोन आया था। उसने रेड रोज में थॉमस को फोन किया। क्या खबर है? मोती बोला। यहाँ कैसे फोन किया? वे 2 दादे जिनके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, अब दोबारा चक्कर लगाने लगे हैं, थॉमस बोला। जब से चक्की के गायब होने की खबर अखबार में छपी है, तब से वे यहाँ कई चक्कर लगा चुके हैं। मेरी तलाश में? आपकी और हमारी नई अम्मा रानी की तलाश में। जब मैंने उन्हें यह बताया था कि रानी एकाएक यहाँ की नौकरी छोड़ गई थी, तो वे बहुत खफा हुए थे। वे पूछ रहे थे कि रानी कहाँ चली गई थी, लेकिन मुझे कुछ मालूम होता तो बताता ना। और आपकी आंटी बबाले जान बनी हुई है। वह यहाँ हॉल में विराजमान है और कहती है कि आपसे मुलाकात किए बिना वे यहाँ से नहीं हिलने वाली। सबके सामने जिन पी रही है और यहाँ का माहौल बिगाड़ रही है। मालिक के रिश्तेदारों से मैं कोई बेअदमी तो कर नहीं सकता, इसलिए बराए मेहरबानी मालिक ही बताएं कि मैं क्या करूं। उसे फोन पर बुलाओ। अभी लीजिए। कुछ क्षण बाद मोती के कान में आंटी सोफिया की आवाज पड़ी। मोती? हाँ, मोती बोला। आंटी, मैं? यह सब क्या हो रहा है? वह चक्की का बच्चा कहाँ गायब हो गया है? जब से मैंने उसे 50,000 रुपए दिए हैं, मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी। अखबार में अजीब अजीब खबरें छप रही हैं उसके बारे में। आप कहना क्या चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे अपनी रकम वापस चाहिए। ठीक है, चक्की मिलेगा तो मैं चक्की के मिलने का इंतजार नहीं कर सकती। मुझे अपनी रकम
फौरन वापस चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है, मेरी रकम मुझे तुम लौटा सकते हो। मैं खामखा? रकम मुझे थोड़ी ही दी थी आपने। मैं कुछ नहीं जानती। अगर मुझे अभी फौरन अपनी रकम वापस न मिली तो मैं तुम्हारे बाप के 1 करोड़ के जूते की बाबत चिल्ला चिल्ला कर आसमान सिर पर उठा लूंगी, समझे? मैं तो समझा, मोती बड़े सब्र के साथ बोला। लेकिन तुम भी कुछ समझो। तुम्हें किसी ने दावत नहीं दी थी हमारे साथ पार्टनरशिप की। तुम हमारी मर्जी के खिलाफ जबरन हमारी पार्टनर बनी थी। तुमने हमें बकायदा ब्लैकमेल करके वह पार्टनरशिप हासिल की थी। इसलिए कान खोलकर सुन लो। अगर तुमने हीरो की बाबत कोई शोर मचाया तो तुम्हारे 50,000 रुपयों में से 1 फूटी कौड़ी भी तुम्हें वापस नहीं मिलेगी। इस वक्त अपनी रकम के लिए तुम फंसी हुई हो, लेकिन इसके लिए तुम किसी को दोष नहीं दे सकती। तुम अपनी मर्जी से फंसी हो। इसलिए अगर अपनी रकम वापस हासिल करना चाहती हो तो जुबान को ताला लगाकर बैठो और कुछ दिन इंतजार करो। मैं इंतजार नहीं कर सकती तो मत करो। फिर अपनी रकम को गुड बाय कह लो और जो जी में आए पको। मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए 50,000 रुपये है नहीं। होते भी तो मैं तुम्हें देता नहीं। लेकिन अपना थोपड़ा बंद रखोगी तो तुम्हारी रकम की वसूली की कोई सूरत में जरूर निकाल लूंगा। आगे तुम्हारी मर्जी। उसने फोन पटक दिया। मोती इलेक्ट्रा पहुंचा। भट्टाचार्य उसे इलेक्ट्रा के प्रशासन खंड के मुख्य द्वार पर मिला। उसने उससे हाथ मिलाया और उसे अपने साथ कोतवाल के ऑफिस की तरफ ले चला। चौधरी के साथ कैसी बीती? रास्ते में भट्टाचार्य ने पूछा। हो गया कुछ आटा दलिया, मोती बोला। तुम्हारी जानकारी के लिए उसे शक है कि तुम्हारा इलेक्ट्रा से कोई गठजोड़ है। अच्छा? हाँ, दरअसल मेरे से ही एक गलती हो गई थी। मैं उसे बता बैठा था कि हमने अपने पुराने रिकॉर्डों में से यह खोज निकाला था कि तोताराम 2 बार, एक बार बंबई में और एक बार दिल्ली में तुम्हारे बाप के संपर्क में देखा गया था। इसमें गलती की क्या बात है? मैंने उसे तोताराम कहा था। मुझे कैसे मालूम था कि तुमने उस शख्स का नाम तोताराम रखा हुआ था? ओह, बहुत बेहुदी गलती हुई मुझसे। लेकिन खैर, कोई बात नहीं। बहरहाल तुमने मेरी उम्मीद से अच्छा काम करके दिखाया है। तुम्हारी वजह से तोताराम को खुले में आना पड़ा। मेरा खून करने के लिए उसे जरा भी शक होता कि मैं बच जाऊंगा तो वह कभी सामने ना आता। बहरहाल वह हमारा फायदा हुआ। दूसरा फायदा यह हुआ कि हमें यह मालूम हुआ कि दिल्ली में कोई उसका जोड़ीदार मौजूद है। वह जोड़ीदार चक्की को लेकर गायब हो गया है। इस लिहाज से लिस्ट तो निकल गई हमारे हाथ से। लेकिन हमें कम से कम लिस्ट का साधन तो पता लगा। वह हमारे किस काम का? शायद अग्रवाल की बहन के पास उसकी कोई कॉपी हो। नहीं है। शायद हो। मोती खामोश रहा। एक बात की मुझे खुशी है कि तुम्हारा कवर अभी भी सही सलामत है। इतना हंगामा हुआ, लेकिन यह बात फिर भी छुपी रही कि तुम्हारे तोताराम को तलाश करने के पीछे असल वजह क्या है। यह बात हमारे फायदे की है। आई सी। जैसा सहयोग तुम आज दिखा रहे हो, वैसा अगर तुमने 17 साल पहले दिखाया होता तो आज के हंगामे की नौबत ही ना आती। बचपन में तो तुमने अपने होठ ही सी लिए थे। अच्छा स्काउट्समैन जैसा पवित्र वादा किया था तुमने अपने बाप से। मोती हंसा। तभी वे कोतवाल के ऑफिस के दरवाजे पर पहुंच गए। भीतर दाखिल होते हुए मोती को एक बड़ा अजीब सा एहसास हुआ। कभी वह उसके बाप का ऑफिस हुआ करता था, लेकिन जहां कोतवाल ने वहां बैठकर कंपनी की तरक्की के रास्ते पर बहुत आगे तक पहुंचाया था, वहीं बैठकर उसके बाप ने अपनी झोली भरने की कोशिश में कंपनी को तबाह कर दिया था। आओ, कोतवाल बोला। बैठो। दोनों उसकी विशाल मेज के सामने पड़ी कुर्सियों में से 2 पर अगल बगल बैठ गए। बहुत हंगामा करवा दिया तुमने तो, कोतवाल बोला। मुझे क्या पता था कि तोताराम यूं मुझ पर चढ़ दौड़ेगा, मोती बोला। तुम्हें अभी भी उम्मीद है कि अगर तोताराम तक हम पहुंच गए तो हम उससे कोई सौदेबाजी कर पाएंगे? न, मुझे उम्मीद नहीं। पुलिस की दखल अंदाजी के बाद तो अब वह हमें अपने पास भी नहीं पटकने देगा। जो हुआ, तुम्हें उसकी पुलिस को खबर नहीं करनी चाहिए थी, ताकि, मोती व्यंगपूर्ण स्वर में बोला, दूसरी बार वह और ज्यादा सहूलियत से मेरा काम तमाम कर पाता।
ऐसा वह अब भी कर सकता है। अब पुलिस को खबर हो चुकने के बाद सहूलियत से नहीं कर सकता, सरेआम नहीं कर सकता। अब ऐसा करने के लिए उसे बहुत पापड़ बेलने होंगे और अब मेरी जान ले लेने से उसे पहले जैसा कोई फायदा भी नहीं। अब उसके अस्तित्व की खबर अखबारों तक में छप चुकी है। तुमने किसी को बताया कि तुम हमारे लिए काम कर रहे हो? अभी नहीं, बताना भी नहीं। अब क्या हर्ज है साहब? भट्टाचार्य बोला। हम हीरो का नाम लिए बिना भी कह सकते हैं कि जो दौलत इसके बाप ने गबन की थी, उसकी बरामदी में यह इलेक्ट्रा की मदद कर रहा है। फायदा यह है कि फिर हम इसकी जान की रक्षा का इंतजाम कर सकेंगे। आखिर अभी भी तोता राम को सिर्फ यह पहचानता है और इसलिए यही हमें उस तक पहुंचा सकता है। कोतवाल इनकार में सिर हिलाने लगा। भट्टाचार्य खामोश हो गया और उसके फिर बोलने की प्रतीक्षा करने लगा। कितनी ही देर और कोतवाल का सिर इनकार में हिलता रहा। मोती से हमारा गठजोड़, अंत में कोतवाल बोला। तोता राम और उसके जोड़ीदार को शक में डाल सकता है। वह सोच सकता है कि हम पुलिस से सहयोग प्राप्त करने के स्थान पर अपने मुजरिम की औलाद से क्यों गठजोड़ किए हुए हैं। तब उन्हें सूझ सकता है कि आवत रमानी की लाश की तलाश का मकसद सिर्फ इंश्योरेंस क्लेम करना नहीं हो सकता। एक बार लाश की तरफ उनकी यूं तवज्जो जाने के बाद उन्हें सूझ सकता है कि लाश में कोई भेद है, खास तौर से तब जबकि उन्हें यह मालूम होगा कि मोती अपना इंश्योरेंस क्लेम पहले ही सेटल कर चुका है। वह तो हो सकता है कि उन्हें अब तक मालूम हो भी चुका हो। भट्टाचार्य बोला। लेकिन साहब, दौलत हीरों की सूरत में है और हीरे आवत रमानी के उस जूते की एड़ी में है जो कि वह फरार होते वक्त पहने था। अगर मोती न बताए तो यह बात उन्हें 7 जन्म नहीं मालूम हो सकती। फिर मोती की जान का खतरा उठाने का फायदा? वह मर गया तो कहानी ही यहीं खत्म हो जाएगी। कोतवाल का सिर फिर भी इनकार में ही हिला। इस बात की तरफ भी ध्यान दीजिए कि अब तक चक्की का कत्ल हो चुका हो सकता है और किसी भी क्षण उसकी लाश बरामद हो सकती है। उसके कत्ल की वजह सिर्फ हमें मालूम होगी। तब भी अगर हमने असलियत पुलिस से छुपाकर रखी तो उसे एक कत्ल के केस की तफ्तीश में व्यवधान माना जाएगा, जो कि गैर कानूनी है। इस बात की फिक्र हम तभी करेंगे जब उसकी लाश बरामद हो जाएगी। हो सकता है उसकी लाश कभी बरामद न हो। आवत रमानी की लाश 17 साल से बरामद नहीं हुई, तो चक्की की लाश कौन सी आजकल में बरामद हो जाएगी? दोनों का कातिल हो सकता है कि एक ही हो। फिर हमारे सामने इस बात का कोई सबूत भी नहीं कि चक्की का कत्ल ही हुआ है। सबूत तो हमारे सामने आवत रमानी की मौत का भी कोई नहीं। भट्टाचार्य, जो हकीकत है सामने आ जाएगी। फिलहाल जैसे मैं कहता हूँ वैसे ही करो। मोती इलेक्ट्रा से अपने गठजोड़ की बात को फिलहाल राज रखेगा और पुलिस के सहयोग से तोता राम को तलाश करने की अपनी कोशिश जारी रखेगा। बाकी सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि यह तोता राम को तलाश कर पाता है या नहीं, और हम उससे आवत रमानी की लाश का पता उगलवा पाते हैं या नहीं। यानी कि, मोती बोला, इस मामले में मेरी तो कोई राय है ही नहीं। मैं तो महज एक कठपुतली हूँ आप लोगों के हाथों की। कौन कहता है तुम्हें कठपुतली बनने के लिए? कोतवाल सख्ती से बोला। तुम मत बनो कठपुतली। तुम तोता राम की तलाश के लिए हमारी तरफ से बाध्य नहीं हो। न ही तुम सिर्फ हमारी खातिर तोता राम की या हीरो की तलाश कर रहे हो। यह मत भूलो कि इस अभियान के पीछे तुम्हारा मुख्य उद्देश्य दौलत कमाना नहीं, अपने बाप की बदकारियों की वजह से अपने माथे पर लगे कलंक को धोना है। कोतवाल सच कह रहा था। आप जानते हैं ना, मोती बदले स्वर में बोला, कि फाइनेंसर गायब हो गया है, इसलिए इस अभियान को आगे बढ़ाने में मुझे आर्थिक अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। जानते हैं, अपने अभियान पर जब तुम दोबारा निकलोगे तो खर्चे की जरूरी रकम तुम्हें मिल जाएगी। मुझे आपकी खैरात नहीं चाहिए। तो अलबत्ता उधार कबूल कर सकता हूं मैं। कितना उधार चाहते हो? 1.5 लाख। 1.5 लाख? इसमें तुमने वो लाख रुपया भी तो नहीं जोड़ लिया जो तुमने अपने अंकल का लौटाना है? जोड़ लिया है। बड़े उस्ताद आदमी हो। आपसे कम। इलेक्ट्रा से विदा होते समय मोती ने महसूस किया कि वह एक पुलिस कार की निगरानी में था, यानी कि इंस्पेक्टर चौधरी कम से कम दिल्ली में मोती को
तोता राम के कहर का शिकार होता नहीं देखना चाहता था। उसने रेड रोज फोन किया तो उसे थॉमस से मालूम हुआ कि राज बुंदेला साहब का उसके लिए कई बार फोन आ चुका था। वह सीधा मेटकॉफ रोड बुंदेला के घर पहुंचा। उसने कॉल बेल बजाई तो बुंदेला ने खुद दरवाजा खोला। मोती ने बड़ी हैरानी से नोट किया कि बुजुर्गवार के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। क्या बात है? मोती घबरा कर बोला। भीतर आओ, बुंदेला बोला। मोती ने भीतर कदम रखा तो बुंदेला ने उसके पीछे मजबूती से दरवाजा बंद कर दिया। वह उसे ड्राइंग रूम में ले आया। मोती को वहां टेबल पर विस्की की खुली हुई बोतल दिखाई दी, जो कि 1/3 खाली हो चुकी थी। जरूर कोई ज्यादा ही गंभीर बात थी। बुंदेला कभी अकेला नहीं पीता था। बैठो, वह उसके सामने सोफे पर ढेर होता हुआ बोला। बैठता तो मैं हूं, लेकिन बात क्या है? बात है? क्या बात है? बहुत गंभीर बात है। बुंदेला साहब, भगवान के लिए पहेलियां ना बुझाइए। सुनो, तुम अपने बाप की लाश इसलिए तलाश कर रहे हो क्योंकि उसके पांव में जो जूता है उसके एक पैर की एड़ी नकली है और उसमें करोड़ों के हीरे छुपे हुए हैं। करेक्ट? मोती सन्नाटे में आ गया। आपको किसने बताया? उसके मुंह से निकला। बात सही है? हाँ, लेकिन आपको किसने बताई? सकलानी ने। किसने? सकलानी ने, उस गैंगस्टर ने। उसे कैसे मालूम हुई? तुम्हारी आंटी सोफिया से मालूम हुई। वह इस जानकारी को 50,000 रुपए में बेचने के लिए सकलानी के पास पहुंची थी। उसने तुम्हारे चक्की से गठजोड़ की सारी कहानी सकलानी को कह सुनाई है। सकलानी आपसे मिला था? हाँ, तुम्हारी आंटी को तो उसने यह कहकर भगा दिया था कि अगर उसने अपना थोबड़ा किसी और के भी सामने खोला तो वह खुद आकर उसका गला रेत देगा। और फिर मुझे पकड़ मंगवाया। क्यों? मुझे एक संदेशा देने के लिए। कैसा संदेशा? यह है कि जिस शख्स की तुम तलाश कर रहे हो उसकी जानकारी सबसे पहले उसे हासिल होनी चाहिए। अगर ऐसा न हुआ तो वह जान ले लेगा। मेरी? नहीं, तुम्हारी नहीं, मेरी। आपकी किस लिए? यह मुझे नहीं पता। जो संदेशा उसने दिया है वह मैंने तुम्हें सुना दिया है। आप समझते हैं वह गंभीर है? मैं समझता नहीं, जानता हूं वह गंभीर है। किसी की जान ले लेना कोई इतना आसान तो नहीं। उसके लिए है। वह मच्छर मसलने जैसी सहूलियत से किसी का कत्ल कर सकता है और कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। शहर में दर्जनों ऐसे कत्ल हो चुके हैं जिनके बारे में पुलिस को मालूम है कि उनमें उसका हाथ है, लेकिन आज तक पुलिस उसे छू तक नहीं सकी। सकलानी आपको जानता है? हाँ, पुराना जानता है। पहले भी आपका उससे वास्ता पड़ चुका है? कई बार, तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? हाँ, जब से तुम मेरी सरपरस्ती में आए हो तब से वह दर्जनों बार अपने आदमी यहाँ भेज चुका है और दर्जनों बार मुझे अपने पास तलब कर चुका है। क्यों? यही जानने के लिए कि क्या तुम्हें अपने बाप की कोई खबर थी या तुम्हारे बाप ने कभी तुम्हारे से संपर्क स्थापित किया था। अभी पिछले ही हफ्ते उसके आदमी मेरे पास तुम्हारी इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में पूछने आए थे। उन्हें यह जानकर बड़ी हैरानी हुई थी कि उस पॉलिसी का सेटलमेंट कब का हो चुका है। ओह, अब सकलानी तुम्हारे बाप का नहीं, हीरो का तलबगार है। वह बहुत खफा है। वह समझता है कि मुझे शुरू से ही हीरो की खबर थी, लेकिन मैंने जानबूझकर यह बात उससे छुपा कर रखी। यही उसने मेहरबानी की कि मेरे सामने पड़ते ही उसने मेरी जान न ले ली। लेकिन बेटा, अगर तूने उसकी बात न मानी तो वह शर्तिया मेरा खून कर देगा। बुंदेला के सारे शरीर में मोती ने झुरझुरी दौड़ती देखी। ऐसी नौबत नहीं आएगी। हम पुलिस को रिपोर्ट कर देते हैं। मैं पुलिस के पास भी फटकने की हिम्मत नहीं कर सकता। मैंने ऐसा किया तो फिर तो वह मुझे हरगिज भी नहीं छोड़ेगा। तुम नहीं जानते हो वह कितना खतरनाक आदमी है। उसे इतना तो मालूम होगा कि अब मैं खुद पुलिस के साथ काम कर रहा हूँ। अब जब मैं उस आदमी को पहचानूंगा या उसके रूबरू होऊंगा तो तब मेरे चारों तरफ पुलिस ही पुलिस मौजूद होगी। वह जानता है। तो फिर? वह कहता है जब वह आदमी तुम्हें मिल जाए तो पहले तुम्हें उसे पहचानने से इनकार कर देना होगा। तुम्हें कहना होगा कि वह वो आदमी नहीं जो दिवाली की रात तुम्हारे बाप को अपने साथ लेकर गया था। वह सिर्फ 12 घंटे का वक्त चाहता है। 12 घंटे के बाद तुम पुलिस को कह सकते हो
कि पहली बार उस शख्स को पहचानने में तुमसे गलती हुई थी। सकलानी कहता है कि उस आदमी की अपने मन माफिक ऐसी तैसी फेरने के लिए उसे सिर्फ 12 घंटे चाहिए। अगर मैं उसका नाम पता जान गया तो उसे मैं सकलानी तक कैसे पहुंचाऊंगा? उसने मुझे यह बुंदेला उसे एक दोहरा किया हुआ कागज का पुर्जा थमाता हुआ बोला, टेलीफोन नंबर दिया है। उसे जो कहना हो वह तुम इस नंबर पर फोन करके कह देना। बेहतर। वो यह भी जानना चाहता है कि तुमने रानी और सुजाता को कहाँ छुपाया हुआ है। वह उनसे बात करना चाहता है। वह चाहता है कि तुम केस से संबंधित हर बात उस तक पहुंचाओ। मैंने आज ही उसे जवाब देना है कि तुम्हें यह सब मंजूर है या नहीं। मोती सोचने लगा। बरखुरदार, हीरे अब तुम्हारे हाथ तो लगने से रहे। बुंदेला साहब, मैं सिर्फ अपने आर्थिक लाभ के लिए ही हीरों की बरामदे के पीछे नहीं लगा हुआ। तो मोती ने बताया कि उसने कोतवाल से क्या सौदा किया था और कैसे वह समझता था कि उस दौलत की उसके प्रयत्नों से इलेक्ट्रा में वापसी उस कलंक को धो देगी जो उसके बाप के गबन करने की वजह से उसके माथे पर लगा हुआ था। अब अगर हीरे, अंत में वह बोला, सकलानी की हत्थे चढ़ गए तो वह चुपचाप उन्हें हड़प कर जाएगा और मेरा अपना मिशन फेल हो जाएगा। ओह, तुम्हें तो इस पखेड़े में इतना गहरा धंसना ही नहीं चाहिए था बेटा। तुम्हें तो शुरू में ही पुलिस के पास पहुंच जाना चाहिए था। तुम अगर अब भी जाकर पुलिस को सब कुछ बता दो तो अब तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अब पुलिस के पास जाना, सकरानी के कहर को दावत देना होगा। वह फौरन आपको मरवा देगा। सकरानी जैसा गैंगस्टर एक बार किसी को कोई धमकी देकर उस पर खरा उतरकर न दिखाए तो उसकी साख बिगड़ती है। बुंदेला साहब, मैं पुलिस को सकराने की बाबत नहीं बता सकता। मेरा पुलिस के पास जाना आपकी निश्चित मौत होगी। तो फिलहाल आपने उसे हाँ या ना में से एक जवाब देना है। ना का तो मतलब ही नहीं। आपका जवाब ना में हुआ तो वह अभी आपकी जान ले लेगा। हमें हाँ ही कहनी होगी। आप अभी उसे फोन करके कह दीजिए कि आपने मुझे बड़ी मुश्किल से मनाया है, लेकिन मना लिया है। इस तरह हमें थोड़ा वक्त मिल जाएगा। वक्त मिल जाएगा? तुम्हारा उसे डबल क्रॉस करने का इरादा तो नहीं? इन बातों में आप सिर मत खपाइए। फिलहाल आप उसे फोन करके हाँ कहिए। उसे यह भी बता दीजिएगा कि इस मामले में मेरा गठजोड़ इलेक्ट्रा से भी है। उसे यह बात बाद में किसी और साधन से मालूम हुई तो वह यह समझेगा कि उसे धोखा दिया गया है। लड़कियों के बारे में क्या कहूँ? यही कि मैं उसके बारे में कुछ बताने को तैयार नहीं हूँ। उसे कह दीजिएगा कि सुजाता उतना ही जानती है जितना अखबारों में छप चुका है और रानी कतई कुछ नहीं जानती। वैसे भी उसका मतलब जब वैसे ही हल हो रहा है तो वह लड़कियों से बात करके क्या लेगा। देख लीजिएगा, वह जिद नहीं करेगा। बड़ी बाजी तो मार ही ली है उसने। बुंदेला कुछ क्षण चुपचाप रहा और फिर कातर भाव से बोला, बेटा फरमाइए। मुझे अफसोस है कि मेरी वजह से आपकी वजह से कुछ नहीं हो रहा बुंदेला साहब। जो होना है वही होता है और जो गलत होता है उसको दुरुस्त करने का भी हमेशा कोई जरिया होता है। जरिया निकलेगा। आप फोन कीजिए सकलानी को। मोती रेड रोज में एक कोने की टेबल पर अकेला बैठा था। उसके सामने एक कॉफी का कप रखा था जिसे उसने अभी तक छुआ भी नहीं था। हॉल में काफी भीड़ थी। रात के उस समय वहां वैसी भीड़ हमेशा अपेक्षित होती थी। डिस्को दीवानों की वैसी भीड़ रात को वहां न होना मंदे धंधे की पहचान होती थी। वह चिंतित था। सकलानी ने उसके लिए भारी दुविधा का सामान कर दिया था और फिर से ऐसी स्थिति पैदा कर दी थी जिसमें उसका पुलिस से झूठ बोलना जरूरी हो गया था। पहली बार उसने अपने पिता की खातिर झूठ बोला था और अब उसे अपने पिता समान बुंदेला की खातिर झूठ बोलना था। हेलो, मोती ने सिर उठाया। अपने सामने उसने एक जीनधारी युवती को खड़ा पाया। वह उसे अपलक देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। तुम्हारे ही निमंत्रण पर, वह बोली, तुम्हारा कथित शानदार मेहमान तुम्हारे डिस्को में आया है। उसका स्वागत नहीं करोगे? तब उसने उसे पहचाना। वह कोतवाल की लड़की शांता थी। वेलकम वेलकम। मोती उठकर उसका स्वागत करता हुआ बोला, आज तो चींटी के घर भगवान आ गए। वह हंसी। बैठो। वह उसके सामने बैठ गई। मोती भी बैठ गया। क्या लोगी?
मोती बोला। कुछ तो लेना पड़ेगा। यह क्या है? कॉफी। ओके, मेरे लिए भी कॉफी। मोती के संकेत पर थॉमस खुद कॉफी लेकर आया। डैडी को अगर पता चल जाए, वह बोली, कि मैं यहाँ आई हूँ तो मेरी खैर नहीं। क्यों? यहाँ क्या छूत की बीमारी फैली हुई है? यह नहीं, लेकिन इसके मालिक को ऐसी कोई बीमारी हो सकती है जिसकी वजह से अच्छे बच्चों को उससे परहेज करने की राय दी जाती है। ऐसा कोतवाल साहब कहते हैं। हाँ, यह तो उनकी बड़ी ज्यादती है। मैंने भी ऐसा कहा था, लेकिन किया क्या जाए, तुम्हारे डैडी की वजह से। उसने जानबूझकर वाक्य अधूरा छोड़ दिया। बाप चोर हो तो जरूरी नहीं होता कि बेटा भी चोर हो। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। जानती हूँ, लेकिन शायद तुम्हारे डैडी नहीं जानते। वे भी जानते हैं, लेकिन उनकी निगाह में आवत रमानी परिवार इस बात का अपवाद है। यह तो हद। छोड़ो, यह बताओ, तुम्हारा अभियान कहाँ तक पहुंचा? कौन सा अभियान? गबन की दौलत इलेक्ट्रा के लिए बरामद करने का अभियान। तुम जानती हो इस बारे में? सब कुछ जानती हूँ। मेरे डैडी, वह गर्वपूर्ण स्वर में बोली, मेरे से कुछ नहीं छुपाते। ओह मोती, हाँ, उस रोज जब तुम हमारी कोठी पर आए थे, तब से मैंने बचपन की उस घटना को बहुत बार याद किया, जब मैं अपनी डैडी के साथ हवेली में गई थी। तब की एक बात मुझे बहुत याद आती है। तुम मुझे अपनी डैडी का कोई खुफिया खजाना दिखाना चाहते थे, जो कि तब मैं नहीं देखना चाहती थी। क्या था वह खुफिया खजाना? वहां, मोती ने झूठ बोला, झूले लाल की एक सोने की मूर्ति थी। ओह मोती, मेरे यहाँ आने के पीछे एक वजह है। क्या? मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे डैडी के लिए अपने मन में कोई बैर भाव न पालो, चाहे वे हमेशा मुझे सिर्फ इसलिए कुत्ते की तरह दुत्कारते रहें क्योंकि मैं गोपाल आवतरामानी का बेटा हूँ। उसमें डैडी की भी मजबूरी है। तुम्हारे डैडी ने इलेक्ट्रा के साथ धोखा भी तो बहुत बड़ा किया था। इलेक्ट्रा को दोबारा अपने पैरों पर खड़ी करने की अपनी कोशिश में मेरे डैडी खुद दिवालिया होते होते बचे थे। जो शख्स उनके लिए इतनी मुसीबतों का बायस बना हो, उसके खिलाफ होना तो उनसे अपेक्षित है। लेकिन मेरे खिलाफ? तुम्हारे खिलाफ वो सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि तुम आवत रमानी के बेटे हो। लेकिन यह खिलाफत वक्ती है। दिल से वे तुम्हें बहुत जहीन नौजवान मानते हैं और तुम्हारी बहुत कदर करते हैं। वक्त आने दो, देखना वे यह दिखावा बंद कर देंगे कि वे तुम्हारे खिलाफ हैं। मुझे उम्मीद नहीं, तुम देखना तो सही। देखेंगे। शांता ने कॉफी का आखिरी घूंट पिया और उठ खड़ी हुई। जा रही हो? मोती हड़बड़ाया। मैं यहाँ फ्रेंड्स के साथ आई हूँ, वह बोली। वे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ओह, फिर मिलेंगे। जरूर। वह चली गई। मोती ने थॉमस को बुलाया। अभी जो लड़की यहाँ से उठकर गई है, उसने आदेश दिया, उसे या उसकी पार्टी को बिल नहीं देना है। एवरीथिंग इज ऑन द हाउस। यस सर, थॉमस तत्पर स्वर में बोला। रात को मोती अपने फ्लैट में बैठा तम्हाने से हासिल हुई रिवॉल्वर को तेल वगैरह दे रहा था, जबकि अंकल ग्रेगरी वहां पहुंचा। अंकल? मोती हैरानी से बोला। इतनी रात गए? इधर से गुजर रहा था, ग्रेगरी बोला। तुम्हारी बत्ती जलती देखी, सोचा मिलता चलूं अपने फेवरेट भतीजे से। इतना अरसा जो हो गया है तुमसे मिले। कहीं? मोती मजाक भरे स्वर में बोला। अपने 1 लाख रुपए के कर्जे की फिक्र तो नहीं ले आई आपको यहाँ? हरगिज भी नहीं। मैं तो उल्टे यह कहने आया था कि और रुपया चाहिए हो तो निसंकोच मांग लेना। वह 1 लाख रुपया तो तुम्हारा वो चक्की लेकर गायब हो गया है ना। आपको कैसे मालूम? अखबार में छपा है भाई। यह भी अखबार में छपा है कि मैंने चक्की को 1 लाख रुपया दिया था और मेरी भूतपूर्व पत्नी सोफिया ने 50,000। ग्रेगरी ने ठहाका लगाया। अच्छी थूक लगाई इस बुढ़ऊ ने तुम दोनों को। मुझे तो आज अखबार पढ़कर मजा आ गया। अखबार में तुम्हारा भी जिक्र ऐसा था जैसे किसी फिल्मी हीरो का हो। अच्छा? हाँ, वीआईपी तो तुम एकाएक हो ही गए हो। वो कैसे? पुलिस तुम्हारे फ्लैट की निगरानी जो कर रही है। पुलिस की ऐसी सर्विस तो बड़े आदमियों को ही हासिल होती है। ओह, अब साफ बताओ, कुछ और रुपए पैसे की जरूरत है? नहीं, झूठ मत बोलो। मैं झूठ नहीं बोल रहा, और जो रुपया मैंने आपसे लिया हुआ है वह भी मैं आपको दूध से धोकर वापस लौटाऊंगा। फॉरगेट इट। लेकिन सुनो सुनो। क्या? ग्रेगरी तुरंत बोला।
वह कुछ क्षण अपलक मोती को देखता रहा। देखो बेटा, फिर वह आर्द्र स्वर में बोला, जब से मेरा तुम्हारी आंटी से पीछा छूटा है, तब से रुपए पैसे के मामले में मेरी किस्मत ने ऐसा पलटा खाया है कि करिश्मा ही हो गया है। जितनी दौलत का मैंने कभी सपना नहीं देखा था, उससे कहीं ज्यादा दौलत आज मेरे पास है। अब फिर से शादी करके घर बसाने की तो मेरी उम्र नहीं। फिर मैं बूढ़ा बे औलाद आदमी इतनी दौलत कहाँ ले जाऊंगा। आज की तारीख में तुम ही मेरे इकलौते करीबी रिश्तेदार हो। मेरा तो सब कुछ वैसे भी तुम्हारा ही है, इसलिए संकोच कैसा। 1 लाख तो क्या, अगर तुम मुझसे 1 करोड़ रुपया भी मांगोगे तो मैं तुम्हारे लिए मुहैया करूंगा। कैसी अजीब बात थी। मोती ने मन ही मन सोचा कि उसकी सारी समस्याएं अपने आप ही हल हुई जा रही थी। गोपाल टावर का निर्माण 50 लाख रुपए की एक मुश्त रकम की वजह से रुका हुआ था और अब उससे दुगनी रकम अंकल ग्रेगरी से मिल सकती थी। आज ही कोतवाल की बेटी भी कह गई थी कि उसके प्रति उसके बाप का दृष्टिकोण बदल सकता था, यानी कि गोपाल आवत रमानी का बेटा होना उसका कोई गुनाह नहीं रहने वाला था। अब उसकी बड़ी समस्या सकलानी था, लेकिन उसका दिल गवाही दे रहा था कि उसका भी कोई हल सहज ही निकल आना था। अंकल, प्रत्यक्षता मोती बोला, मैं आपकी भावनाओं की, आपकी ऑफर की कदर करता हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि खामखा का तकल्लुफ करके मैं अपनी कोई ज़रूरत आपसे छुपाकर नहीं रखूंगा। वैसे अगर तकदीर ने चाहा तो भविष्य में पैसा मेरे लिए कोई समस्या नहीं रहेगा। वो कैसे? मोती ने उसे कोतवाल से हुए अपने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया। लेकिन बेटा, क्रैकरी बोला, यह सब तो तुम्हारे बाप की लाश की बरामदी पर निर्भर करता है। और एकाएक फोन की घंटी बज उठी। मोती ने आगे बढ़कर फोन का रिसीवर उठाया। हेलो, वह माउथपीस में बोला। मोती, मोती बेटे, तुम ही बोल रहे हो ना? कनेक्शन ठीक नहीं था, लाइन में बड़ी डिस्टरबेंस थी, लेकिन फिर भी वह आवाज मोती ने साफ पहचानी। अविश्वास ने जैसे उसे जड़ कर दिया। उसके हाथ से रिसीवर छूटता छूटता बचा। वह उसके डैडी की आवाज थी। उसे गारंटी थी कि लाइन पर उसके डैडी थे। मोती, किसी को कुछ न कहना, किसी को कुछ न बताना। तुम फौरन यहाँ चले आओ, अकेले आना। मैं मुलाकात पर तुम्हें सब कुछ समझाऊंगा। फिलहाल चुपचाप अकेले जो तुम्हारी पसंदीदा जगह है वहां पहुंचो। लाइन कट गई। मोती ने रिसीवर धीरे से वापस क्रेडिल पर रख दिया। कौन था? ग्रेगरी उत्सुक भाव से बोला। कोई नहीं, मोती यूं बोला जैसे किसी सम्मोहन में जकड़ा हुआ हो। रॉन्ग नंबर था। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है बेटा? तुम्हारा चेहरा एकाएक पीला क्यों पड़ गया है? कोई खास वजह नहीं, दिन भर की थकावट से ऐसा हो गया होगा। आराम करूंगा तो तबीयत ठीक हो जाएगी। रात भी तो बहुत हो गई है ना? रात? ओ हाँ, वह उठ खड़ा हुआ। ठीक है, मैं चलता हूँ। मोती ने सहमति में सिर हिलाया। गुड नाइट। गुड नाइट। ग्रेगरी वहां से विदा हो गया। मोती धम से एक कुर्सी पर बैठ गया। कहाँ बुलाया था उसके डैडी ने उसे? हवेली में? सवाल ही नहीं पैदा होता था। हवेली अब उसके डैडी की मिल्कियत नहीं रही थी। वे एक फरार अपराधी थे। वे वहां कदम रखने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। तो फिर? नशीमन। जरूर वहीं बुलाया था उसके डैडी ने उसे। गुड़गांवा के पास का वह जंगल जहां उसका बाप नशेमन आबाद करना चाहता था, आज भी अपनी 17 साल पहले की उजाड़ हालत में ही था। वह जंगल तब वाकई उसकी पसंदीदा जगह हुआ करता था। अब उसने अपने बाप से मिलने अकेले चुपचाप वहां पहुंचना था। लेकिन उसके फ्लैट की निगरानी पर तो पुलिस तैनात थी। उसने खिड़की के पास जाकर सावधानी से नीचे झांका। इमारत के प्रवेश द्वार के सामने उसे 2 पुलिसिये दिखाई दिए। वह किचन में पहुंचा। किचन की खिड़की पिछवाड़े में खुलती थी। पिछवाड़े में कोई नहीं था। वह वापस लौटा। उसने रिवॉल्वर निकालकर पतलून की बेल्ट में खोसी और वापस किचन में पहुंचा। वहां वह खिड़की पर चढ़ गया और चौखट पकड़कर परली तरफ लटक गया। खिड़की के बगल से परनाले का पाइप गुजरता था, जिसे पकड़कर वह धीरे धीरे नीचे सरकने लगा। कुछ ही क्षण बाद वह नीचे पिछवाड़े की राहदारी में मौजूद था। दबे पांव वह आगे बढ़ा। मोड़ पर टैक्सी स्टैंड था, जहां तक कि वह निर्विघ्न पहुंच गया। एक टैक्सी पर सवार होकर वह शक्ति नगर अपने डिस्कोथेक पहुंचा। यह देखकर उसकी जान में जान आई कि शांता अभी भी वहां मौजूद थी।
थॉमस उसे वापस आया देखकर बहुत हैरान हुआ, लेकिन उसकी हैरानी की तरफ तवज्जो देने का मोती के पास वक्त नहीं था। उसने शांता को उसके दोस्तों की भीड़ से अलग किया और उसे एक तरफ ले गया। क्या बात है? वह हैरानी से बोली। खैरियत तो है? खैरियत है, मोती बोला। तो बड़े बाप की बेटी हो, कार के बिना तो यहाँ तक आई नहीं होगी। मतलब कार लाई हो ना? लाई हूँ। मेरा इतना भरोसा कर सकती हो कि कुछ घंटों के लिए अपनी कार मुझे उधार दे सको? तुम्हारी अपनी कार कहाँ गई? बिगड़ गई। ओह! उसने अपने हैंडबैग में से चाबियों का एक गुच्छा निकालकर मोती को थमा दिया। सफेद मारुति है, पार्किंग में कोने में खड़ी है। थैंक यू। मैं सुबह कार तुम्हारी कोठी पर लौटा आऊंगा। जब मर्जी लौटाना। तुम वापस कैसे जाओगी? हमारे पास एक गाड़ी और भी है। हम 8 जने 2 गाड़ियों पर आए थे। दूसरी गाड़ी एम्बेसडर है। सब उसी में लग जाएंगे। बहरहाल शुक्रिया। वेलकम। मोती तेजी से वहां से बाहर निकल गया। पार्किंग में पहुंचकर वह शांता की मारुति में सवार हुआ और फौरन गुड़गांवा के उस जंगल की तरफ उड़ चला। गोपाल यशवंत राय आवत रमानी, जिसे कभी अपना, उसका और रानी का नशेमन बनाना चाहता था। जंगल की ओर जाने वाली सड़क के 1 मील दूर ही उसने कार खड़ी कर दी। वह कार से बाहर निकला। वहां मुकम्मल सन्नाटा था। कहीं से किसी तरह की कोई आवाज नहीं आ रही थी। जंगल को जाती कच्ची सड़क एकदम सुनसान पड़ी थी। रिवॉल्वर के दस्ते को सहलाता वह निशब्द आगे बढ़ा। वह कार सीधा भीतर लकड़ी के केबिन तक भी ले जा सकता था, लेकिन ऐन मौके पर उसे यह सावधानी सूझी जो कि वह बरत रहा था। क्या पता वहां उसका बाप अकेला ना हो? क्या पता उसके बाप से उसको वह टेलीफोन कॉल जबरन करवाई गई हो और उस वक्त उसका बाप उससे ऐसा करवाने वालों के चंगुल में हो। उसकी पसंदीदा जगह जंगल के लिए वह वाक्य अपने बचपन के बाद उसने केवल एक बार राज बुंदेला के सामने इस्तेमाल किया था। बहुत कम लोगों को मालूम था कि मोती ने कभी उस जंगल को अपनी पसंदीदा जगह बताया था, और लोग तो वह वाक्य कब का भूल भाल भी चुके होंगे। सिर्फ अपने पिता से ही वह अपेक्षा करता था कि वह मोती के बचपन की उस बात को, उसकी उस अभिलाषा को नहीं भूला होगा। आधा रास्ता वह सड़क सड़क चला, लेकिन उसके बाद उसने सड़क छोड़ दी और जंगल के पेड़ों के बीच घुस गया। उसका इरादा झील का घेरा काटकर पिछवाड़े की तरफ से या उसके पहलू की तरफ से केबिन तक पहुंचने का था। उसका बाप अगर वहां कहीं हो सकता था तो केबिन में ही हो सकता था। आसमान पर पूरा चांद निकला हुआ था और उसकी सुनहरी रोशनी से वातावरण नहाया हुआ था। झील से थोड़ी दूर पेड़ों का सिलसिला एकाएक समाप्त हो जाता था और वहां खुले में कदम रखना जरूरी था। मोती ने रिवॉल्वर हाथ में ले ली और वहां खुले में कदम रखा। मौसम खुशगवार था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन मोती का मुंह सूखा जा रहा था। उसका दिल धाड़ धाड़ उसकी पसलियों के साथ बजने लगा था। और कुछ मिनट बाद आवत रमानी केस के इस सबसे अहम सवाल का जवाब सामने आ जाने वाला था कि गोपाल यशवंत राय आवत रमानी जिंदा था या नहीं। झील का घेरा काटकर उसके पार वह निर्विघ्न पहुंच गया। वहां वह फिर पेड़ों में दाखिल हो गया और केबिन की दिशा में आगे बढ़ने लगा। केबिन का पहलू जब उसे सामने दिखाई देने लगा तो वह झाड़ियों में लेट गया और छाती के बल रेंगता हुआ आगे बढ़ने लगा। केबिन के आसपास मुकम्मल सन्नाटा था। उसके भीतर मध्यम सी रोशनी थी, जिसका साधन कोई लालटेन या मोमबत्ती ही हो सकती थी। केबिन के सामने की एक खिड़की खुली थी, जिसमें से वह रोशनी बाहर आ रही थी। वह थोड़ा थोड़ा बाएं सरकने लगा। केबिन के सामने कोई 100 गज की खुली जगह थी। वह जानता था कि अगर वह सड़क के रास्ते सामने से वहां पहुंचा होता तो वह खुली जगह उसके लिए सबसे खतरनाक साबित होती, बशर्ते कि कोई खतरा होता। हकीकतन उसका बाप वहां अकेला भी हो सकता था। वह थोड़ा और सरका तो उसे लगा कि खिड़की में कोई था। खिड़की से बाहर निकलती रोशनी में कोई व्यवधान था, जिसकी परछाई बाहर जमीन पर पड़ रही थी। कोई 20 गज और वह यूं ही झाड़ियों में रेंगा और फिर उसने सिर उठाकर दोबारा खिड़की की तरफ झांका। खिड़की में कोई था। उसके शरीर का जितना भाग खिड़की में से देखा जा सकता था वह बताता था
कि वह कोई संकरे कंधों वाला ठिगना व्यक्ति था। कद काठ तो उसके पिता का ही था, लेकिन अभी उसमें और खिड़की में इतना फासला था कि सूरत की शिनाख्त मुहाल थी। वह छाती के बल रेंगने के स्थान पर उकड़ू होकर आगे को बढ़ा। अब वह उतावला जो उठा था, रेंगने में वक्त बर्बाद करके जितना सब्र अब वह अपने में नहीं पा रहा था। उसने झाड़ियों से बाहर कदम रखा। तभी एकाएक केबिन के दाईं ओर उगी एक झाड़ी में उसे कोई हरकत महसूस हुई। कोई वहां था, जरूर कोई वहां था। उसका पिता वहां अकेला नहीं था। इसी बात का मोती को डर था और इसी बात ने उसे इतने गोपनीय तरीके से वहां पहुंचने के लिए प्रेरित किया था। उसने फौरन वापस झाड़ियों में छलांग लगा दी। उसी क्षण एक फायर हुआ, फिर लगातार कई फायर हुए। मोती के इर्द गिर्द गोलियां बरसने लगी। वह सांस रोके झाड़ियों में छुपा बैठा रहा। केबिन के पास झाड़ियों में उसे हरकत का आभास मिला था। वहां से ऑटोमेटिक राइफल संभाले एक आदमी ने बाहर कदम रखा। वो वहां परली तरफ है, वह चिल्लाकर बोला। एक आदमी केबिन के पीछे से बाहर निकला। तुम्हारी कोई गोली लगी उसे? उसने पूछा। पता नहीं। इतना हंगामा मच जाने के बावजूद केबिन की खिड़की में मौजूद व्यक्ति के कान पर जूं भी नहीं रेंग रही थी। वह पूर्वता स्थिर खड़ा था। मोती समझ गया कि वह कोई पुतला था जो उसे बेवकूफ बनाने के लिए वहां खड़ा किया गया था। मोती अपने आप को भय की वर्तमान स्थिति में बहुत असुरक्षित पा रहा था। उन दोनों के पास शक्तिशाली ऑटोमेटिक हथियार थे। वे झाड़ियों में अंधाधुंध भी फायर छोंकते रहते तो कोई गोली उसे लगनी ही थी। उसने व्याकुल भाव से अपने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। उससे थोड़ी दूर एक उखड़ा हुआ पेड़ लेटा पड़ा था। उसका तना काफी मोटा था और वह गोलियों की बौछार से उसकी बेहतर रक्षा कर सकता था। मोती उसकी तरफ लपका। उन दोनों ने उसे देखा और वे तुरंत फिर गोलियां बरसाने लगे। वह पेड़ की ओट में पहुंचने में सफल हो गया तो फायरिंग रुक गई। अब मोती उस घड़ी को दुआएं दे रहा था जब उसने छुपकर वहां पहुंचने की समझदारी दिखाई थी। वह सड़क के रास्ते सीधा वहां आया तो कब का परलोक सिधार चुका होता। उन दोनों का छुपने का तरीका ही बता रहा था कि वे उसके वहां पहुंचते ही उसे शूट कर देना चाहते थे। लेकिन अभी भी वह कौन सा सुरक्षित था? उनमें से एक आदमी झाड़ियों में छुप गया था और पेड़ों की ओट से गुजरता हुआ मोती के पीछे पहुंचने की कोशिश कर रहा था। उसे फौरन हतोत्साहित करना जरूरी था। मोती रेंग कर तने के सिरे पर पहुंचा। उसने सावधानी से आवाज की दिशा में फायर किया। जहां जहां राइफल की चमक प्रकट हुई, वहीं वहीं मोती ने भी ताक ताक कर फायर किए। फिर एकाएक उधर से फायर होने बंद हो गए। या तो उधर के आदमी को गोली लग गई थी, या वह अपनी राइफल भर रहा था, और या फिर वह किसी बेहतर मौके की ताक में वैसे ही खामोश था। मोती ने भी अपनी रिवॉल्वर में गोलियां भरी। फिर केबिन की तरफ से फायर होने लगे। मोती जमीन से चिपककर लेट गया। वह दो तरफा फायरिंग उसे मरवा सकती थी। ठीक ठाक हो ना? केबिन की ओर वाला व्यक्ति चिल्लाकर बोला। हाँ, झाड़ियों की ओर वाले ने तुरंत उत्तर दिया। अब निकल चलना चाहिए। नहीं, साले का काम करके ही जाएंगे। फिर फायरिंग होने लगी। गोलियां पेड़ के तने से आ आकर टकराने लगी। मोती उस व्यक्ति की तरफ आकर्षित हुआ जो वहां से निकल चलने का ख्वाहिशमंद था। वह कुछ क्षण कान लगाकर उसकी आहट लेता रहा। फिर उसने एकाएक एक बार की ही रिवॉल्वर की सारी गोलियां आहट की दिशा में चला दी। तुरंत नतीजा सामने आया। मोती को पेड़ों के बीच में से उसकी सड़क की ओर अंधाधुंध भागने की आवाज आई। अब उसके सामने दो रास्ते थे। या तो वह भागता व्यक्ति के पीछे भाग सकता था, और या फिर वह वहीं छुपा छुपा केबिन की ओर वाले का मुकाबला कर सकता था। उसने पहला रास्ता अख्तियार किया। रिवॉल्वर में फिर से गोलियां भरता हुआ वह सिर नीचा किए भागते व्यक्ति के पीछे भागा। केबिन की ओर वाले ने कुछ फायर और झोंके, लेकिन तब तक मोती घने जंगल में पहुंच चुका था। बचपन में मोती वहां खेलता था, इसलिए वह वहां के पत्ते पत्ते से वाकिफ था कि किधर से भागकर आगे भागते आदमी से पहले सड़क पर पहुंचा जा सकता था। आखिर कोशिश तो उस आदमी की
सड़क पर पहुंचने की ही थी, जहां कहीं जरूर उन्होंने कोई वाहन छुपाकर खड़ा किया हुआ होगा। वह आदमी अभी जंगल में ही था कि मोती सड़क पर पहुंच गया। वहां उसे झाड़ियों में छुपी एक कार दिखाई थी। वह कार के पीछे जाकर छुप गया और रिवॉल्वर सामने ताने उस आदमी के जंगल से आने की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ क्षण बाद वह आदमी जंगल से बाहर निकला और लंगड़ाता हुआ कार की तरफ बढ़ा, यानी कि मोती की एक गोली पहले उसे लग चुकी थी। वह थोड़ा और आगे आया तो मोती ने ताक कर उस पर गोली चलाई। वह आदमी एक बार चीखा और फिर ढेर हो गया। राइफल उसके हाथ से निकलकर नीचे गिर गई। मोती लपक कर उसके पास पहुंचा। वह तोताराम था। दूसरी गोली उसकी छाती में लगी थी। उस क्षण वह जिंदा था, लेकिन उसका बचना मुहाल था। मोती उसके समीप उकड़ू बैठ गया। उसने उसको उसके कंधों से पकड़कर झिंझोड़ा। तोताराम ने आंखें खोली। मेरे डैडी? मोती उत्तेजित भाव से उसे झिंझोड़ता हुआ बोला। मेरे डैडी कहाँ है? क्या किया तुम लोगों ने उनका? तोताराम के होठ हिले, लेकिन उसके मुंह से बोल न फूटा। बोलो, जवाब दो। देखो, तुम मर रहे हो। कम से कम मरते वक्त तो सच बोल जाओ। मेरे डैडी कहाँ है? तुम्हारा साथी कौन है? चक्की कहाँ है? दोनों इकट्ठे? तोताराम बड़ी कठिनाई से कह पाया। आवत रमानी और चक्की दोनों इकट्ठे एक ही जगह। तभी उसकी आंखें उलट गई। दूर कहीं एक कार का इंजन गरजा। मोती को यह सोचकर बड़ी हैरानी हुई कि वे जने दो कारों पर वहां आए थे। तोताराम का साथी उसका मुकाबला करने की जगह भाग रहा था। अब कार पर सवार हो चुके उस व्यक्ति को रोकना संभव भी न था। इंजन की आवाज उस तक आनी बंद हो गई तो मोती ने तोताराम की जेबें टटोलनी आरंभ की। उसकी जेब में एक रुमाल, एक बटुए और एक चाबियों के गुच्छे के अलावा कुछ नहीं था। बटुए और चाबियों के गुच्छे के साथ मोती उसकी कार के पास पहुंचा। उसी की चाबियों में से एक को लगाकर उसने कार का दरवाजा खोला और डोम लाइट में उसके बटुए का मुआयना किया। उसमें मौजूद उसकी ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य कागजात से यह सिद्ध हुआ कि तोताराम का वास्तविक नाम त्रिवेणी सहाय पांडे था और वह उदयपुर का रहने वाला था। बटुए से एक चीज और बरामद हुई। वह एक किराए की रसीद थी, जिसके मुताबिक त्रिवेणी सहाय पांडे ने हाल ही में करोल बाग में एक फ्लैट किराए पर लिया था। अब स्थिति बहुत दिलचस्प हो गई थी। तोताराम मर चुका था, लेकिन उसके भगोड़े साथी को यह बात नहीं मालूम थी। वह यही समझ रहा था कि उसकी तरह तोताराम भी भाग निकलने में कामयाब हो गया था। वह मोती को भी मर चुका समझ रहा हो सकता था। मोती सोचने लगा। अब एक बात हथौड़ी की तरह उसकी जगह में बज रही थी। फोन पर वह अपने पिता की आवाज कैसे सुन पाया था? यह बात वह चैलेंज के साथ कह सकता था कि आवाज उसके पिता की ही थी। किसी नक्काल की बनाई नकली आवाज वह नहीं थी। फिर जैसे उसके जहन में बिजली सी कौंधी, फिर उसे सब समझ आने लगा। गुत्थी का हल तो ऐन उसकी नाक के नीचे था, इसीलिए शायद वह उसे दिखाई नहीं दे रहा था। अब वह समझ गया कि तोताराम का जोड़ीदार कौन था। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।